So let's begin with a new lecture number 4 on atomic physics. So in the atomic physics, we've started a discussion from the Rutherford model. Okay, that's a classical model. Then we have moved on to the bridge model, which is what we call the Bohr's model, which is a bridge between the Rutherford classical model or the quantum model, which we are studying in today's time. Okay, so Bohr's model is kind of a bridge of that, and we were discussing the Bohr's model since last one or two lectures. सो आज भी हम डिस्कशन करेंगे अपना बोस मॉडल पे भी. ठीक है, बोस मॉडल के ही कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग अपना डिस्कशन आज भी दो टॉपिक में करेंगे. जो पहला टॉपिक है हमारा, वी आर गोइंग टू सी द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन. ठीक है, दिस वाज सपोज टू बी कवर्ड इन लास्ट लेक्चर, बट बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम, सो वी हैव टू टेक इट इन टू दिस लेक्चर. ठीक है, सो हमारा यहाँ पे हम देखेंगे न्यूक्लियर मोशन. अभी तक हम जो बोर्स का मॉडल लेके चल रहे थे, उसमें हम न्यूक्लियस को वी आर टेकिंग इट एज अ स्टेशनरी. ठीक है, वेरी हैवी मास लेके चल रहे थे. वी आर टेकिंग कि इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग, बट इन एक्चुअल सिनारियो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि अपना न्यूक्लियस भी मूव करता है एंड द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो मूविंग एंड इट बिहेव लाइक अ डबल स्टार सिस्टम. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू कंसिडर वी आर गोइंग टू टेक द मोशन ऑफ बोथ न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, एंड to simplify that model we will use the reduced mass concept. ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता था, हमारा रेडियस में, वेलोसिटी में, जिसमें भी आएगा, चाहे वो रेडियस हो, वेलोसिटी हो, राइटबर्ग कांस्टेंट हो, एनर्जी हो, सो इन ऑल दोज केसेस जहाँ पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, वी हैव टू चेंज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द रिड्यूस्ड मास. ठीक है, बिकॉज हेयर वी हैव टू कंसिडर द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फर्स्ट पार्ट, इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस एंड हाउ द इफेक्ट हाउ दिस इज़ गोइंग टू अफेक्ट द एनर्जी ऑफ द एटम. ठीक है, तो दो हमारे चीज़ें निकल के आती हैं इसमें से कि हाउ द एनर्जी लेवल इज़ गोइंग टू गेट शिफ्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस मोशन. एंड सेकेंड थिंग जो निकल के आती है इसमें, एक आइसोटोप्स इफेक्ट आता है. आइसोटोप क्या होते हैं? आपके डिफरेंट मासेस के होते हैं. ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपका हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया. सो दीज आर फ्रॉम द डिफरेंट मासेस. तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट मासेस में क्या होगा कि बिकॉज हम यहाँ पे क्या लेते हैं, न्यूक्लियर मोशन जो ले रहे हैं बिकॉज ऑफ द मास ओनली ना. अगर मास ऑफ न्यूक्लियस इज मोर, तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज मोर एज यू गो, एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है, एज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर गोइंग टू, आपके जो एटॉमिक मास में इन आइसोटोप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर गोइंग टू इंक्रीज, सो उनका मास इंक्रीज होता रहता है. बिकॉज ऑफ दैट मास इंक्रीजिंग वी विल सी देयर इज अ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स दैट दे आर गोइंग टू एमिट. ठीक है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट वी कॉल द आइसोटोप इफेक्ट. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू, दैट इज व्हाट द न्यूक्लियर मोशन is help us. Because of the nuclear motion only we could able to understand why the different isotopes of hydrogen gives a different spectral lines. ठीक है, because of the change in the reduced mass in each and every case. ठीक है, so that is what we are going to see. और second concept देखेंगे atomic collision. ठीक है, atomic collision concept we are going to use in after next topic which we are going to study the X-rays. तो उसमें हमारा atomic collision topic use करेंगे. तो उसके लिए we'll set across a customary base of atomic collision. ठीक है, तो इसमें तीन set of scenarios देखेंगे. What is the case of perfectly elastic collision, what is going to happen in the perfectly elastic, what is this inelastic collision, and what is the perfectly inelastic collision. We are going to study all three set of collisions. ठीक है, so let us begin. So पहले हम स्टडी करते हैं अपना इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन ऑन द एनर्जी ऑफ द एटम. ठीक है, as I have told you earlier, we have considered the nucleus at rest and the electrons revolve around. ठीक है, but now we will consider that nuclear is also but now in the real case scenario our nucleus also moves, and we have to consider it as a double star system. ठीक है, like that it is also moving and this outer is also moving, so it is like a double star system. Now they are both moving around their center of mass. ठीक है, because there is no external force, so center of mass will not be moving, so they are moving, both of them are moving around their center of mass. ठीक है, so using this concept, no external force and the center of mass के अराउंड हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं, विल मेक दिस स्टेशनरी एंड विल रिड्यूस द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस मास. ठीक है, सो विल रिड्यूस द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस मास. ठीक है, सो when we model the Bohr atom, we assume that the nucleus is infinitely heavy, that we were seeing, so it is stationary anchor, it is not at all moving. But in reality we have seen the nucleus has a finite mass and both electron and the nucleus revolve around the common center of mass. ठीक है, the nuclear motion shifts. Because of this nuclear motion हमारी क्या होती है, energy level of the atoms shifts slightly to the account that we have to replace the mass of the electron with the reduced mass which is called the mu. ठीक है, now
वेर एवर द हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जो हमारे इक्वेशन में आया था, चाहे वो रेडियस में आया होगा, चाहे वो एनर्जी में आया होगा, सो ऑल दोज प्लेसेस वी हैव टू रिड्यूस आर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास वाले लेक्चर में देखा था, इन दिस व्हेन द हमारा टू डबल स्टार मोशन होता है, तो उन केस में क्या करते हैं हम इसको स्टेशनरी करके एंड वी चेंज द मास ऑफ इट टू रिड्यूस मास, एंड वो रिड्यूस मास कितना आएगा, दैट इज म्यू टाइम्स मास ऑफ योर न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ योर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. So this is what the reduced mass, ठीक है. Now this reduced mass that we are going to use in the Bohr model, ठीक है, instead of mass of electron we are going to use this reduced mass, ठीक है. तो अब देखते हैं हमारा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है किस किस जगह आया था, ठीक है. नाउ इसका इफेक्ट क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियर मोशन का होता है इसका इफेक्ट होता है आपका आइसोटोप इफेक्ट, बिकॉज दिस एक्सप्लेन वाई द आइसोटोप्स हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रा. बिकॉज अगर आप देखो आपका हाइड्रोजन एटम अगर हाइड्रोजन 1 है आपका, तो इन दैट न्यूक्लियस इज हैविंग 1 प्रोटॉन एंड द ड्यूटेरियम में इट इज हैविंग 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, ठीक है. बिकॉज ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस इज रफली ट्वाइस द साइज ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है. इसका ट्वाइस ऑफ द मास हो गया, ठीक है, ट्वाइस हैवी हो गया आपका. नाउ द रिड्यूस मास फॉर बोथ ऑफ देम, बिकॉज हमारा रिड्यूस मास क्या यहाँ पे क्या है, mn, ठीक है, mn me डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन दिस. तो यहाँ पे जो mn चेंज हो गया आपका यहाँ पे, बिकॉज ड्यूट्रम में हमारा ड्यूट्रम का मास इज ट्वाइस दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हेयर जो रिड्यूस मास होगा दैट गॉट चेंज, ठीक है. नाउ द रिड्यूस मास इज डिफरेंट फॉर बोथ द एटम्स, ठीक है. अभी तक अगर हम स्टेशनरी लेके चल रहे होते तो फिर हमारा ये स्टेशनरी में हमारा ये mn वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, ठीक है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल जस्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ये mn वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता. इफ mn इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन योर me, तो हम वी डोंट कंसिडर, we take that nucleus is anchor and the electron is revolving around it, ठीक है. बट हमने अभी देखा कि nucleus also move करता है, then the mass of nucleus is also coming in the reduced mass equation. जब mass of nucleus आ गया तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम का डिफरेंट है, तो इन दोनों का हमारा म्यू विल बी डिफरेंट, ठीक है. हमारा म्यू विल बी डिफरेंट, तो अपना ड्यूट्रियम का ड्यूटेरियम का एंड योर हाइड्रोजन का रिड्यूस मास विल बी डिफरेंट, ठीक है. ना दोनों के डिफरेंट मास हो, डिफरेंट रिड्यूस मास हो गए, तो देन देयर एनर्जी लेवल ऑफ द ड्यूटेरियम विल बी एंड आर शिफ्टेड रिलेटिव टू द हाइड्रोजन, एंड दिस टाइनी शिफ्ट अलाउ द एस्ट्रोनॉमर्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू डिफरेंट आइसोटोप्स इन द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स, ठीक है. सो they could able to distinguish the light coming in because of the energy different in the energy. इन दोनों की वजह से we'll see there is a shift in the energy, ठीक है. because energy हमारा energy formula में if we see energy formula में you are having in the energy formula में it is directly proportional to the mass of electron. और energy वाला जो हमने Bohr's model में देखा था, in that it is directly proportional to mass of electron. तो we have to change it from our रिड्यूस मास. जब रिड्यूस मास से चेंज कर देंगे तो आपका एनर्जी लेवल चेंज हो जाएंगे सारे यहाँ पे. तो बिकॉज ऑफ चेंज इन एनर्जी लेवल तो आपका क्या होगा, यू कुड एबल टू सी डिफरेंट कलर ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट, यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द आइसोटोप्स, ठीक है. तो अब हमारा क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, एक तो हमारा रेडियस पे इंपैक्ट पड़ेगा, एक हमारा राइटबर्ग कांस्टेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, और एक हमारा एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा. बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज पे नहीं, सॉरी हमारा वेलोसिटी पे डिफरेंट नहीं आएगा, बिकॉज वेलोसिटी में देयर इज नो टर्म्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती, हमारा वेलोसिटी इज 2πk Ze² होता है, सो नो मास नो चेंज इनटू इट. रेडियस पे हमारा इंपैक्ट आता है, रेडियस में हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमारा रेडियस ऑफ आवर ऑर्बिट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो आपका यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव टू चेंज इट टू मास ऑफ रिड्यूस मास, ठीक है. तो आपका जो चेंज इन रेडियस आ गया, दैट चेंज इन रेडियस Rn डैश कम्स आउट टू बी इक्वल टू Rn, और दैट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. बिकॉज इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका दिस इज द न्यू चेंज इन रेडियस, ठीक है, Rn डैश, ठीक है. So this Rn dash comes out to be this, r को we can write down value of r as 0.529 and square by z, and instead of that we can write it on mass divided by reduced mass, ठीक है. तो from here we can get the after putting these values, ठीक है, इस value को डाल के we can get the value of our अगर हमारे को if we have to find out the value of our here we just have to put this, ठीक है. m नहीं आएगा यहाँ पे, we just have to put it. तो हमारा radius of if you have to find out the radius of the orbit, अगर हमारा in this न्यूक्लियर मोशन में देखना है तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, एन स्क्वायर बाय जेड तो होता ही है, ठीक है. यहाँ पे म्यू और आ जाएगा नीचे, ठीक है, और ऊपर मास mass will come because yes, sorry, this mass will be there.
बिकॉज हमने ये आर एन को ही तो चेंज किया। आर एन को वी कैन राइट इट डाउन 0.529 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय एन स्क्वायर बाय जेड लिख सकते हैं ना। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये रहेगा, ठीक है। सो दिस वी कैन रिड्यूस इट डाउन टू दिस, ठीक है। इसको हमने आर एन की वैल्यू बस चेंज कर दी है वाली 0.529 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय इनटू एन स्क्वायर बाय जेड लिख दिया, और ये हमारा सेम रहेगा एम ई बाई म्यू ई, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द चेंज इन योर रेडियस, ठीक है। ये रेडियस में चेंज हो जाएगा आपका। राइट बाय कांस्टेंट क्या होता है? राइट बाय कांस्टेंट में भी आपका जो होता है दैट इट इज़ राइट बाय कांस्टेंट दैट इज़ ऑल्सो योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है आपका, राइट बाय कांस्टेंट में भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। तो इन दैट ऑल्सो यू कैन पुट राइट बाय कांस्टेंट जो चेंज होगा, ठीक है, व्हेन योर मास, व्हेन यूर हैविंग अ फाइनाइट न्यूक्लियर मास, तो आर एम इज इक्वल टू आर इनफाइनाइट, व्हेन द न्यूक्लियस यू आर टेकिंग इनफाइनाइट मास, आर इनफाइनाइट इज इक्वल टू म्यू बाय एम ई, ठीक है। बिकॉज हेयर द आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नाउ यू पुट द वैल्यू, म्यू की वैल्यू अगर डाल दो हम एम डिवाइडेड एम इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय एम इंटू एम प्लस एम ई, और नीचे एम ई और था तो एम ई से एम ई कैंसिल हो गया हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बचेगा एम डिवाइड बाय एम प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द चेंज इन योर राइट बाय कांस्टेंट। एंड थर्ड इज द चेंज इन योर एनर्जी, बिकॉज एनर्जी में भी हमारा जो था दैट इज मास ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम पीछे टॉपिक में जाएँ हमने जहाँ पे हमने बोर पोस्टुलेट देखे थे, इन दैट वी हैव कैलकुलेटेड। So if you see so हमारे यहाँ पे एनर्जी में वी सी जेड ई स्क्वायर पाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आता है, और आर हमारा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा हमारा एम, ठीक है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहाँ पे फिर ये एनर्जी में ऊपर चला जाता है एम, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें हमारा रेडियस हमने यहाँ पे फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकेंड पोस्टुलेट कैलकुलेट करा था। सो दिस इज़ अ रेडियस, ठीक है। ये हमने फर्स्ट और सेकंड उससे किया था ना। तो दिस इज़ अ रेडियस, इन दैट रेडियस इफ यू सी दिस इज़ अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ कमिंग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज़ कमिंग, एंड आफ्टर रिड्यूसिंग इट डाउन वी कुड एबल टू राइट द for the mass of electron we can write it down, radius of nth orbit is 0.53 n square by z, ठीक है। so this we can change ये here in our r n dash में हम लोग चेंज कर सकते हैं। दिस द होल टर्म वी कैन राइट इट डाउन इंस्टेड ऑफ एम वी कैन राइट इट डाउन टू म्यू, ठीक है। और हमारा हमने देखा एनर्जी में, हमारा एनर्जी में जो होता है हमारा आर होता है विच कम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसकी जगह अगर हम आर की टर्म डालेंगे, इफ वी पुट दैट रेडियस की टर्म, तो देन वी विल सी कि हमारा एनर्जी में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गो इन द न्यूमरेटर, ठीक है। right? So here if you see the energy is directly proportional to our mass of electron. Now if we find out कि हमारा with the reduced mass what is our energy? Energy is En dash, that is equal to En जो हमारा when we take the nucleus stationary into mu e by me, ठीक है। Now if we put the value of En की वैल्यू हमने डाल दी -13.6 z square by n square is equal to mu by m, ठीक है। If we see here कि हमारा the energy level लिफ्टेड स्लाइटली, तो पहले आपका एनर्जी लेवल जो हमारा था, इफ़ दिस इज़ योर एनर्जी लेवल जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन था, अब ये एनर्जी लेवल विल बी शिफ्टेड स्लाइटली, ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा एनर्जी लेवल, ठीक है। तो एनर्जी लेवल विल बी शिफ्टेड स्लाइटली क्लोजर टू द जीरो, क्लोजर टू द जीरो मीन्स ये आपका जीरो था पहले, ठीक है। नाउ एनर्जी लेवल विल बी शिफ्टेड क्लोजर टू द जीरो एंड इट इज़ लेस बाउंड देन द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द फिक्स पॉइंट। जब हमारा फिक्स पॉइंट लेके चलते थे जब हम इसे, तो उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन विल बी मोर बाउंड, ठीक है। उसकी जो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होती थी वो ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा जो वेल होता था वो ज़्यादा होता था। अब ये क्या हो गया, वेल थोड़ा ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा because of the motion of my electron, because of the motion of my nucleus, ठीक है। तो it is more shifted towards a zero energy, ठीक है, more shifted towards a zero energy, ठीक है। this will be the shift in energy because of the nuclear motion, right? ठीक है। so now we'll see question on to it. so यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, a muon is an unstable elementary particle of mass 207 times of mass of electron, ठीक है। और हमारा जो mass of आपका यहाँ पे whose charge is plus or minus e and negative muon is captured by the hydrogen nucleus। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस जो है दैट इज़ हाइड्रोजन, जिसमें एक प्रोटॉन होता है। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मास कितना होता है, दैट इज़ 1836 टाइम्स ऑफ me, ठीक है, विच इज़ कंपेरेबल टू माई मास ऑफ म्यून दैट इज़ 207 me। सो इन दिस केस वी कैन नॉट नेग्लेक्ट, वी कैन नॉट make our nucleus as a stationary anchor. We have to consider the reduced mass and we have to take the double star motion concept, ठीक है। तो here we have to consider the
इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस मास, ठीक है, ये वाला मास नहीं लेंगे हम, इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव टू टेक द रिड्यूस मास। ठीक है, तो रिड्यूस मास किस तरीके से निकालेंगे हम, म्यू एम कैपिटल एम, दिस इज माई कैपिटल एम डिवाइड बाई एम प्लस एम, इसका रिड्यूस मास कम्स आउट टू बी इक्वल टू 186 ME। ठीक है, सो विल नॉट टेक यूज दिस वन, वी विल गोइंग टू टेक 186 ME इज द रिड्यूस मास ऑफ इट। दिस मास वी आर गोइंग टू यूज इट इन ऑल आवर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है हमारे को, वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट रेडियस ऑफ द फाइंड द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट फॉर दिस एटम। ठीक है, तो फर्स्ट सो हमारा नॉर्मल कितना होता है, आर एन वी हैव सीन हमारा फर्स्ट में एन इज इक्वल टू 1 में, तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम ई। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू अगर मैं 1 डाल दूँ तो विल गेट R1 कम्स आउट टू इक्वल टू 5.29 इंटू 10 टू द पावर -11 बाई पुटिंग द वैल्यूज है। ठीक है, ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू डाल के एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल के विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, नाउ हमारे को पूछा है कि इस वाले एटम का कितना हो जाएगा, तो इस वाले एटम का वी हैव सीन R1 डैश इज इक्वल टू ME डिवाइड बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2 होता है हमारा, डिवाइड बाई म्यू इंटू R। ठीक है, नाउ विल पुट दिस वैल्यू। ठीक है, ये हमारी ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वी जस्ट दिस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस R वैल्यू। ठीक है, दिस R वैल्यू डिवाइडेड बाई म्यू की वैल्यू डाल दो 186 ME, ME से ME कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा ये डिवाइड बाई 186, तो आपका R कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2.85 इंटू 10 टू द पावर -13। ठीक है, सो इफ़ यू सी इट हैज़ कम मोर क्लोजर। ठीक है, राइट, नेक्स्ट देखते हैं। सो वी आर कंपेयरिंग हेयर, डोंट गेट कन्फ्यूज, यहाँ पे 207 ME से कंपेयर कर रहे हैं हम ये 186 को, वी आर नॉट कंपेयरिंग इट विद द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अगर आप देखोगे तो मास सिंगल, अगर ये मेरा मास ऑफ केवल अपना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हमारा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 207 ME, देन इन दैट केस दिस वॉज आवर रेडियस। ठीक है, अब इससे रिड्यूस होकर रेडियस, इससे रिड्यूस होकर रेडियस पास में आ गया। ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन वाला था, इससे रिड्यूस होकर मेरा ये पॉजिटिव था, अब इससे रिड्यूस होकर मेरा रेडियस ये पास में आ गया। ठीक है, दिस इज व्हाट माई रेडियस हैज़ कम, एंड इट इज़ इफ़ यू आर कंपेयरिंग विद दिस, तो ऑब्वियसली ये पास में आ गया, दैट मीन्स इसका एनर्जी लेवल यहाँ पे था और एनर्जी लेवल और डाउन हो गया, बट दिस इज़ विद कंपेरेबल विद द इलेक्ट्रॉन। बट अगर हम इसके कंपैरिजन में देखें, बिकॉज वी हैव टू टेक दिस वाज द एक्चुअल मास, तो इसके कंपैरिजन में देखें तो अगर मैं ME की जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू ME की जगह 207 ME डाल दूँ यहाँ पे, देन इस कंपैरिजन में देखें तो इससे जो हमारा होगा वी हैव टू कंपेयर विद दिस 207 ME। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस ME। ठीक है, तो इफ़ वी कंपेयर 207 ME 207 ME से कंपेयर करेंगे अगर हम इसे, तो हमारा जो ये होगा, अगर ये हमारा 207 ME होता तो इट शुड हैव कम मोर क्लोजर। ठीक है, और पास आया होता हमारा। ठीक है, और पास आ गया होता अगर हम इंस्टेड ऑफ 107 जो हमारा रिड्यूस मास रहा है 186 की जगह हमने 207 लिया होता, तो ये हमारा और जो ऑर्बिट होता और क्लोज आ जाता, बट वी आर नॉट टेकिंग दैट, वी आर टेकिंग दिस वन। सो अगर आप देखो तो दिस इज 3 ऑर्बिट बन रहे मेरे, तो ये वाला ऑर्बिट आपका हो जाएगा ME वाला, जब आपका एक सिंपल इलेक्ट्रॉन होता। अब नाउ वी आर हैविंग दिस, वी आर टेकिंग द रिड्यूस, अगर मैं रिड्यूस मास नहीं लेता, अगर इसको फिर भी मैं इनफाइनाइट ले रहा होता तो दिस विल बी माई ऑर्बिट। ठीक है, ये वाला ऑर्बिट होता, दैट इज 207 टाइम्स ऑफ ME वाला, ये वाला होता। ठीक है, दिस वन, बट इंस्टेड वी आर टेकिंग द रिड्यूस मास, सो दिस इज ऑल्सो मूविंग, सो वी आर टेकिंग दिस वन। ठीक है, सो दिस इज माई 186 ME। ठीक है, दिस वी आर टेकिंग दिस वन। ठीक है, तो अब इसमें देखें तो इसके कंपैरिजन में अगर देखें तो इसकी एनर्जी विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स द जीरो। ठीक है, इसके कंपैरिजन में 207 के इसकी एनर्जी विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स द जीरो, और इसके कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली इसका जो एनर्जी विल बी नियर टू एनर्जी, और थोड़ी हमारी एनर्जी वेल हमारा और डेप्थ आ गया इफ़ वी कंपेयर इट विद द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, बट वी हैव टू कंपेयर इट विद दिस सिचुएशन, दिस इज अर एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि बिकॉज द एनर्जी लेवल शिफ्टेड अप, तो एनर्जी लेवल ऑब्वियसली शिफ्ट अप हुआ है। ये एनर्जी लेवल था आपका, ये एनर्जी लेवल था जब आपका सिंपल 207 वाला ME रखा होता। ठीक है, बट यहाँ पे दिस इज़ फॉर 186 ME। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिड्यूस मास हमारा एनर्जी लेवल शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ऑब्वियसली दिस एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा फॉर योर केवल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले से। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमारा होता तो उससे तो ऑब्वियसली ये वाला एनर्जी लेवल ज़्यादा ही होता। ठीक है, राइट। So this was the our, because of the reduced mass, this is our radius. Now next is we'll see the ionization energy of the atom. तो ionization energy के लिए we have to see कि इसकी in our
फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिट ऑर्बिट तक लेके जाना हमें इसे, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज फ्रॉम n1 से n इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं। तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो E1 इज द एनर्जी फॉर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस मच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज -13.6 eV in n इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट के एनर्जी ऑफ आर म्यून and that too for the reduced mass we have to take, ठीक है। म्यून that will be E1 dash is equal to En mu E divided by me, ठीक है। तो now En is your -36, mu E by me की वैल्यू, अब mu E की जगह डाल दो 186, then you will get the value of your वैल्यू, हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे द आयनाइजेशन एनर्जी कम्स आउट टू इक्वल टू -2.53 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। keV आ गई यहाँ पे, एंड दिस मच इज द एनर्जी, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। नाउ दिस मच पॉजिटिव एनर्जी यू रिक्वायर टू आयनाइज द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, म्यून, सॉरी, यू हैव दिस मच एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू आयनाइज इट, राइट। नाउ विल सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली थिंग इज कि हमारे को यहाँ पे हमारे को मास 208 टाइम्स दे रखा है, जो पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ चार्ज सेम इलेक्ट्रॉन का है, बट यहाँ पे म्यू मीजॉन दे रखा है जिसका मास जो है 208 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट हमारे को सेकंड कंडीशन दे रखी है, न्यूक्लियस आपका 3 टाइम्स ही है, बट मास ऑफ न्यूक्लियस इज स्टिल इनफाइनाइट। तो यहाँ पे डबल स्टार कंसीडर नहीं करेंगे, ऑल्दो यू आर हैविंग द मास 208 टाइम्स, ठीक है, ऑल्दो यू आर हैविंग द मास 208 टाइम्स, बट क्वेश्चन में दे दिया हमारा मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इनफाइनाइट, तो वील नॉट कंसीडर द डबल स्टार, वील जस्ट टेक आर कन्वेंशनल इक्वेशंस दैट वी आर टेकिंग। तो Rn विल बी इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर पाई 4 पाई स्क्वायर k z E स्क्वायर m, यहाँ पे जो m आएगा दैट m यू जस्ट हैव टू टेक 208 m, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द रिड्यूस मास कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 208 m लिखेंगे, नो रिड्यूस मास, बिकॉज हमें दिया हुआ है मास ऑफ न्यूक्लियस इज इनफाइनाइट, देन इट विल बी स्टेशनरी, ठीक है। विल सिंपली यूज 208 m। सेकेंड में मेरे को क्या दे रखा है, फर्स्ट तो nth बोर ऑर्बिट का निकालना था हमारे को रेडियस, सेकेंड हमें दे रखा है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द रेडियस ऑफ the radius of Bohr orbit is approximately as same as the first Bohr orbit of the hydrogen atom. तो first Bohr orbit of the hydrogen atom is this, ठीक है। यहाँ पे n की जगह मैंने 1, n स्क्वायर की जगह मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट Bohr orbit आ गया हमारा, ठीक है। नाउ फॉर दिस म्यू मेजॉन के लिए आपका कितना हो जाएगा, सेम ये पाई n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई k, बट यहाँ पे जो z आएगा न्यूक्लियस, सो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट दिस n स्क्वायर, हमें ये वाला n स्क्वायर निकालना है, n स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई h स्क्वायर k, तो पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम लेना है, तो यहाँ पे हमारा जो z होगा, दिस z वी आर टेकिंग इट 1 बिकॉज वी आर टेकिंग इट फॉर द हाइड्रोजन एटम, बट हमारा जो यहाँ पे जो एटम दे रखा है, यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज है +3e, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो z होगा दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ योर z, ये जो z डैश आएगा दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ योर z, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ यू पुट, हमारे को दे रखा फर्स्ट बोर ऑर्बिट के ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर है आपका जो करंट एटम का जो nth ऑर्बिट किसके बराबर, n की वैल्यू निकालनी है फॉर विच आपका जो करंट एटम का रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ योर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो नाउ फॉर दिस जो हमने एटम के लिए निकाला है हमने, विल पुट द वैल्यू हेयर, ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर k, यहाँ पे z जो होगा हमारा 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स ऑफ z, बिकॉज हाइड्रोजन का 3 टाइम्स है ना, हाइड्रोजन में कितना होता है +1 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे हमारा 3 है तो 3 टाइम्स ऑफ z हो जाएगा E स्क्वायर इंटू m, ठीक है। मास हम यहाँ पे 208 लेंगे। सो दिस इज माई फॉर द एटम, फॉर दिस एटम दैट विल बी इक्वल टू माई बोर का फर्स्ट n के लिए 1n के लिए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो n की वैल्यू 1 डाल दी, h स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे z विल बी, यहाँ पे z डैश होगा दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ z, ठीक है। और यहाँ पे जो मास होगा 208, तो 3 इंटू 208 हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हमारी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे n स्क्वायर कम्स आउट टू इक्वल टू 3 इंटू 208 दैट इज इक्वल टू 624 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू योर 25। तो आपका जो इस वाले एटम का जो nth 25th ऑर्बिट होगा दैट विल बी ओवरलैपिंग विद द n ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ योर बोर, ठीक है, बोर का हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। दैट इज़ द रेडियस, ठीक है। जो इसका रेडियस होगा 25th ऑर्बिट का, इसका बोर के हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट होगा। नाउ द थर्ड इज फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड व्हेन द म्यू मेसॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। तो वी हैव टू फाइंड आउट द, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द रेडिएशन निकालनी है। तो रेडिएशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ r
1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे z तो हमारा हो जाएगा दैट इज 3 टाइम्स ऑफ e, ठीक है। बट यहाँ पे r विल ऑल्सो गेट चेंज, ठीक है। एज आई हैव टोल्ड यू राइट वर्क कांस्टेंट विल ऑल्सो गेट चेंज। राइट वर्क कांस्टेंट में भी हमारा जो मास होता है दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह हमें 208 टाइम्स ऑफ m लेना है, तो हमारा यहाँ पे राइट वर्क कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। राइट वर्क कांस्टेंट हमारा होता है 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e रेज़ टू पावर 4 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई c एच क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को बस राइट वर्क कांस्टेंट में इट विल बी 208 टाइम्स ऑफ r इनफाइनाइट वाला हो जाएगा राइट वर्क कांस्टेंट, ठीक है। सो दैट वैल्यू यू हैव टू चेंज इट हियर, ठीक है। r डैश की जगह 208 टाइम्स ऑफ r इन्फिनिटी, z आपका ऑलरेडी 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स, और 1 बाई n you have to take jump from third orbit to first orbit, तो 1 by square minus 3 square, ठीक है। तो इसकी वैल्यू we just put the value here, n1 और n2 दे रखे हैं मेरे को, we just put the value and we can get the value। r की वैल्यू आपको ये दे रखी है राइट वर्क कांस्टेंट, अब यहाँ पे 208 टाइम्स हो जाएगा आपका r, ठीक है। So rest of the things you can calculate the value of your lambda from here, ठीक है। But only thing to be taken care of कि आपका r will also get changed when the mass of electron will get changed, either you are taking it the reduced mass or you are taking it any other electron का mass, ठीक है, rather than the simple electron का mass, right। So we'll move into our next concept which is our atomic collision, ठीक है। So atomic collision is nothing but के in the atom the electron get excited and it got into the higher state, ठीक है। when it got into the higher state, how it got into the higher state, there are two ways to supply this energy and to make the electrons into the higher state। one is to supply the energy with the photon that we have seen in the last lecture also we have seen कि किस तरीके से हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं to make the electron into the higher excited state। one is through the photon and another one is through the atomic collision, ठीक है। that means atomic collision means कि आपका एक high speed particle आ रहा है that is going to collide with the atom, ठीक है, and it gives some of the energy to the it gives because it is carrying जितना भी जो भी पार्टिकल होगा it must be carrying some kinetic energy, वो एनर्जी कुछ अपनी दे देगा अपने एटम को दे देगा, ठीक है। अब नाउ वो जो एनर्जी देगा इफ़ दैट एनर्जी विल बी उसकी जो एनर्जी जो देगा दैट एनर्जी शुड बी समवेयर के जो हमारा डिफरेंस इन एनर्जी लेवल ऑफ वेयर इलेक्ट्रॉन की जो होती है, ठीक है। अगर वो उतनी एनर्जी मेंटेन कर पाया तो वो दे देगा और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमारा इसमें क्या होता है हमारा एटॉमिक कोलिजन में व्हाई इट इज़ डिफरेंट, क्योंकि हमारी जो एनर्जी दी जाती है दैट एनर्जी इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। जैसे हमारा फोटोन में होती है आपकी, अगर आपके फोटोन में अगर हम देखें तो आपका ये एनर्जी लेवल 1 हो गया, ये एनर्जी लेवल 2 हो गया, तो इन दोनों के गैप जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू योर एच न्यू, ठीक है। वो फोटोन की अगर होगा तब फोटोन इज गोइंग टू गिव द एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड। बट एटॉमिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता। अगर आपका ये दोनों है हमारा E1 और ये आपका E2, तो इन दोनों के बीच में अगर आपका 10 EV है, ठीक है, और आपका जो एटॉमिक कोलिजन के बाद जो एनर्जी इसने ट्रांसफ़र करी है सपोज दैट इज़ 12 EV, 12 में से 10 इट इज़ गोइंग टू टेक दिस, और जो 2 EV जो बचेगा दैट इज़ गोइंग टू यूज़ एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर एटम की, और आपका जो पार्टिकल है उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में काम आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ द इन द एटॉमिक कोलिजन। एटॉमिक कोलिजन में क्या होता है कि एटॉमिक कोलिजन में एक तो हमारी जो एक्साइटेशन होगा, ठीक है, दैट इज़ ओनली दैट वी हैव सीन ओनली इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में बिकॉज देयर इज़ नो ट्रांसफर, बिकॉज जब एक ये आपका पार्टिकल आ रहा है एंड दिस इज़ योर एटम, जब व्हेन दे आर गोइंग टू कोलाइड, ठीक है, जब ये कोलाइड होंगे तो अगर इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा देयर विल नॉट बी एनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, बिकॉज इसकी जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम काइनेटिक एनर्जी इसकी रहेगी बाद में भी, ठीक है। देयर इज़ नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, सो देयर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी टू दिस एटम, ठीक है। कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हुआ देन द इलेक्ट्रॉन विल नॉट गेट एक्साइटेड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट कब होगा? व्हेन इट इज़ गोइंग टू लूज सम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब लूज करेगा, और वो किस केस में होता है हमारा? केवल इलास्टिक कोलिजन में। सो इन एटॉमिक कोलिजन में हमारा जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा ओनली इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो दैट मीन्स इट इज़ टेकिंग सम एनर्जी, लूज सम एनर्जी, एंड दैट लूज ऑफ एनर्जी इज बीन एब्जॉर्ब बाय योर इलेक्ट्रॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड। तो बट इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आपके जो इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल है दैट इतना होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के बराबर आपकी एनर्जी वो ट्रांसफ़र कर पाए। सपोज आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल की वैल्यू दो आपकी E1 और E2 के बीच में एनर्जी लेवल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट लॉस ऑफ एनर्जी हुआ आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दैट केस इट इज़ नॉट गोइंग टू ट्रांसफर एनी एनर्जी, ठीक है। ये सारी की सारी एनर्जी आपकी इट विल बी
it's not going to do any transfer of energy, then the whole process will be the elastic collision. ठीक है, elastic collision नहीं होगा, सारा का सारा elastic collision हो जाएगा फिर. ठीक है, now we'll understand the process. ठीक है, इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं with the examples. So now we are going to take the first example, collision of neutron with the atom. ठीक है, न्यूट्रॉन और एटम का collision हो रहा है, हाइड्रोजन एटम का. हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी है, न्यूट्रॉन इज कमिंग अप विद द वेलोसिटी v. दो केस देखते हैं, अगर हमारा परफेक्टली इलास्टिक देखते हैं और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन देखते हैं. परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, आपकी जो ये वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, नाउ इट इज़ v आफ्टर कोलिजन. नाउ हाइड्रोजन एटम विल बी स्टार्टेड मूविंग विद v, और यहाँ पे जो इसकी जो होगा, दिस न्यूट्रॉन विल गेट स्टेशनरी, न्यूट्रॉन विल गेट स्टेशनरी एंड द हाइड्रोजन एटम विल स्टार्ट मूविंग विद v. तो इफ दे आर हैविंग द इक्वल मासेस, then because they are having the equal masses only, neutron और हाइड्रोजन का, ठीक है, तो now neutron will get rest and the hydrogen will move with the v. ठीक है, there is no एनर्जी विल बी गिवन टू, नो लॉस ऑफ द एनर्जी, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुई. जो काइनेटिक एनर्जी इसकी थी, नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन विल ऑल्सो भी हाफ mv². ठीक है, कोई लॉस इन एनर्जी नहीं हुआ. अगर यहाँ से इसका लॉस इन एनर्जी हुआ होता तब इसने कुछ एनर्जी गेन करी होती, तब इसका इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड. ठीक है, सेकंड केस देखते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा, ये v वेलोसिटी से आ रहा है. नाउ दे बोथ, नाउ h भी कुछ v डैश वेलोसिटी से मूव करेगा, ये भी कुछ v डैश वेलोसिटी से मूव करेगा, और दोनों की वेलोसिटी सेम होगी. ठीक है, दैट इज अ केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक. they both move together with v dash velocity. They both move together with the v1 velocity or v dash velocity. Now if we apply the conservation of linear momentum, initial momentum was mv, final momentum will be 2m into v1. दोनों के मास सेम है, तो 2m into v1. तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों, they both will be, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन, they both will be moving with v/2 वेलोसिटी से. दोनों भी v/2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. अब यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी आपकी हाफ mv², इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ 2m. ठीक है, बिकॉज 1m इसका न्यूट्रॉन का 1m इंटू v/2². ठीक है, दोनों हाफ से मूव कर रहे हैं इंटू v/2². इसको देखें तो हमारी एनर्जी लॉस आया 1/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, जो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसकी हाफ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई. अब ये जो हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट विल बी यूज्ड अप बाय हाइड्रोजन एटम. ठीक है, अब ये जो जितनी भी हाइड्रोजन ये एनर्जी होगी, इट विल बी यूज्ड अप बाय हाइड्रोजन एटम. अब कोलिजन जब भी होता है एलिमेंट्री पार्टिकल में ना, वहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होता. ठीक है, बिकॉज मैक्रो लेवल पे आपका एनर्जी लॉस होता है. वो क्या होता है, हीट कहाँ पे जाती है, एटम्स में ही तो जाती है ना. जो हीट क्या होता है आपका, कि एटम्स जब वाइब्रेट करते हैं, दैट इज़ अ हीट. ठीक है, तो मैक्रो लेवल पे हम हीट लॉस ले लेते हैं और डिफॉर्मेशन ले लेते हैं. बट हेयर इन द एलिमेंट्री पार्टिकल में देयर इज़ नो एनर्जी लॉस. जितनी एनर्जी लॉस होती है, दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय द एटम ईदर टू गेट एक्साइटेड और आयनाइज. ठीक है, या तो एक्साइट हो जाता है इन सम हायर एनर्जी स्टेट, या वो आयनाइज हो जाता है बिल्कुल, कि वो फ्री स्टेट में चला जाता है. ठीक है, सो देर इज़ नो एनर्जी लॉस इन द एलिमेंट्री पार्टिकल. ठीक है, सो नाउ इसमें जो जितनी भी एनर्जी मिली होगी, नाउ दिस एनर्जी विल बी टेकन अप बाय द हाइड्रोजन एटम. ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या कर सकता है, ये जितनी भी एनर्जी मिली होगी, या तो अपनी हायर स्टेट पे चला जा सकता है n1 से n2 की तरफ. ठीक है, तो इसको n1 से n2 की तरफ हाइड्रोजन को जाने के लिए कितना चाहिए होगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, दैट वी हैव सीन ना, दैट इज -13.6 होता है एंड दिस इज 3.2 होता है. तो इसको यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 3.4 होता है. यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए यू नीड 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर आपकी ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी 1.2 के EI, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, अपना एटम 10.2 ले लेगा. 10.2 तो एनर्जी ले ली n1 से n2 जाने में. ठीक है, इतनी एनर्जी ले ली. बाकी की जो एनर्जी बचेगी इसकी, सपोज इट इज़ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसमें से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ले लेगा अपने को एक्साइट करने के लिए n1 से n2. जो बाकी की एनर्जी बचेगी इसकी, दैट इज़ 4.8 EV जो एनर्जी बचेगी. विद दिस मेरा जो न्यूट्रॉन है और हाइड्रोजन एटम है, बोथ विल गेट काइनेटिक एनर्जी. इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी. ठीक है, विद दिस एनर्जी बोथ विल गेट मोशन एनर्जी. ठीक है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी फॉर माई न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, सो इफ यू सी द इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी हेयर, सो इफ यू सी द इक्वेशन हेयर, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी प्लस ये. ठीक है, इन दोनों के बीच की जो हमारी इसको ट्रांजिशन के लिए En माइनस E1. ठीक है, 1 से n का ट्रांजिशन. ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है तो 1 से मे बी 2 में 3 4, तो En माइनस E1. ठीक है, द ट्रांजिशन फ्रॉम E1 ग्राउंड स्टेट टू एनी हायर एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, सो दैट इज En माइनस E1. K out, that is the kinetic energy of your neutron or hydrogen or any other particle or element you are having, or that is equal to initial kinetic energy. ठीक है, En minus E1 is the excitation energy. ठीक है, now if
दिस विल बी ज़ीरो, देन वी से कि दिस इज़ इक्वल टू दिस, देन वी कैन से पूरी की पूरी एनर्जी जो है हमारी दैट इज़ द होल एनर्जी इज़ बीन यूटिलाइज दिस। तो अगर मेरी 1/2 जो लॉस इन एनर्जी हुआ है ये मेरा 1/2 टाइम्स ऑफ ई आई, व्हेन दिस विल गेट इक्वल टू माई 10.2, अगर ये मेरी 10.2 के एग्जैक्ट बराबर आ जाए, दैट मीन्स ये कुछ भी नहीं है, मेरी ये वैल्यू ज़ीरो है। दिस लॉस इन माई एनर्जी जो हुई है मेरी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की जो लॉस हुई है दैट विल बी गेट इक्वल टू योर एनर्जी जो आपके इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। इफ़ योर लॉस इन एनर्जी विल बी इक्वल टू, लॉस इन एनर्जी मीन्स कि आपका काइनेटिक एनर्जी, सो हियर थोड़ा चेंज इन फॉर्मूला है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और आउट हमारी इनिशियल प्रोजेक्टाइल की एनर्जी दे रखी है, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉस एनर्जी, ठीक है। लॉस एनर्जी के टर्म्स में देखो कि आपकी लॉस एनर्जी हो गई, लॉस एनर्जी आपकी ये जो 1/2 ई आई है, व्हेन इट गेट इक्वल टू योर 10.2, अगर ये 10.2 के बराबर आ जाती है, ठीक है, अगर ये 10.2 के बराबर आ जाती है दैट मीन्स इट इज़ अ परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, ठीक है। ये पूरी की पूरी मैक्सिमम एनर्जी लॉस जो हो रहा है दैट इन दैट केस वी कॉल इट अ परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, ठीक है, दैट इज़ अ परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, राइट। सो इनलास्टिक कोलिजन कब होता है, व्हेन योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट इज़ मोर देन दिस एनर्जी, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट एनर्जी, इन दोनों के मिनिमम जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है उससे अगर आपकी ज़्यादा होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देन ओनली देर विल बी अ इनलास्टिक कोलिजन। और अदरवाइज अगर आपकी ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी लेसर देन दिस, ये जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल नहीं है, दैट इज़ के इट इज़ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, नॉट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दिस इज़ माई काइनेटिक एनर्जी वंस द इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, उसके बाद जो एनर्जी बच रही है दैट इज़ योर दिस एनर्जी, ठीक है, दैट इज़ द एनर्जी रेस्ट एनर्जी विच इज़ बीन यूजन एज अ मोशन एनर्जी फॉर योर न्यूट्रॉन एंड योर हाइड्रोजन, ठीक है, दैट इज़ दिस एनर्जी। और ये के इनिशियल विल बी योर लॉस इन एनर्जी, ठीक है, लॉस इन एनर्जी है ये, ठीक है, दिस इज़ लॉस इन एनर्जी, ठीक है, दिस इज़ लॉस एनर्जी, दिस इज नॉट द इनिशियल एनर्जी, ठीक है। इनिशियल एनर्जी हमारी ½ mv² है, वी विल नॉट टेक दिस, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इसको, दिस इज वर डेल्टा के ही लिख लेते हैं इसको, डेल्टा के, ठीक है, लॉस इन एनर्जी एंड के आउट मीन्स कि ये जो आपकी के आउट विल बी योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर न्यूट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस आपका जो एक्साइटेशन एनर्जी, दिस इज योर एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। नाउ इनलास्टिक कोलिजन कब होगा, व्हेन योर दिस विल बी ग्रेटर देन दिस, ठीक है, आपकी डेल्टा के ई विल बी ग्रेटर देन दिस, देन ओनली देयर विल बी इनलास्टिक कोलिजन। अगर डेल्टा के ई जो है हमारा, अगर ये आपका फॉर इंस्टेंस आपका डेल्टा के ई आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, एंड हेयर रिक्वायर्ड इज मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाइड्रोजन एटम के लिए मिनिमम कितनी चाहिए, 1 से ग्राउंड स्टेट से 2 पे जाने के लिए 10.2 चाहिए। अब ये आपकी कम है, तो इन दैट केस देयर विल नॉट बी एनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो पूरी की जितनी भी एनर्जी विल बी गिवन टू दिस ओनली काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, एंड देयर विल नॉट बी एनी एक्साइटेशन एनर्जी, एंड द सिस्टम विल बी परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। यहाँ पे जो कोलिजन हो जाएगा फिर परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, व्हेन योर इनिशियल विल बी लेस देन योर, व्हेन योर डेल्टा के ई जो होगा, व्हेन इट इज लेसर देन योर डेल्टा ई, ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी से कम होगा, देन द कोलिजन विल बी परफेक्टली इलास्टिक एंड द एटम विल बी रिमेन इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, बिकॉज एटम विल नॉट एक्साइटेड, एटम विल रिमेन इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सो दैट इज अ केस, इट इज़ अ केस ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। राइट, सो यहाँ पे भी हम इसे डेल्टा के ही लिख लेते हैं। तो आपकी जो लॉस इन एनर्जी है आपकी, इफ यू टेक इट डेल्टा के, ठीक है, लॉस इन एनर्जी आपकी जो है, इफ़ इट्स ग्रेटर देन योर excitation energy, if it's greater than that, then only we'll be having the inelastic collision. If the delta K is less than this, then we'll not be having inelastic collision, we'll be having totally perfectly elastic collision, ठीक है, there will not be any loss in energy, ठीक है, perfectly elastic collision हो जाएगा फिर, right। Now we'll see more example on this to further our understanding. So यहाँ पे देखते हैं a neutron is which is going to collide head onto the stationary
हाइड्रोजन एटम विच इज़ हैविंग द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये है मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर हाइड्रोजन एटम इज दिस, ठीक है. Now discuss the different possibilities of the collision. We'll take the perfectly elastic collision, we'll take the perfectly inelastic collision. Perfectly elastic collision में आपकी कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, ये जो एनर्जी होगी विल बी द सेम एनर्जी, ठीक है. देयर विल नॉट बी एनी एनर्जी लॉस. दैट मीन्स आपका न्यूट्रॉन, अगर आपका न्यूट्रॉन इज मूविंग विद दिस एनर्जी, ठीक है, फाइनली आपका जो न्यूट्रॉन विल गेट रेस्ट एंड द हाइड्रोजन एटम विल बी मूविंग दिस एनर्जी, ठीक है. देयर विल नॉट बी एनी लॉस इन एनर्जी. तो कोई लॉस नहीं होगा, तो आपका एटम विल बी इन द ग्राउंड स्टेट ओनली एंड द ओनली काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर विद द हाइड्रोजन एटम, ठीक है. एंड दिस न्यूट्रॉन will come to rest. Because why it come to rest? Because they both are having the same masses. Second case देखते हैं, when it is a perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision क्या होता है? When they both are moving with the same velocity, in that case the energy loss will be maximum, ठीक है. तो maximum energy loss will be E/2 that we have already calculated here, ठीक है. maximum energy loss will be E/2. Now maximum energy loss इसमें कितना हो जाएगा? That is 24.5. E/2 will be 12.5. सो दिस इज़ द मैक्सिमम एनर्जी लॉस. अब हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करने के लिए मेरे को फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट में जा सकता है, तो मेरे को कितनी एनर्जी चाहिए ग्राउंड से फर्स्ट में? 10.2. ग्राउंड स्टेट से मेरे को थर्ड में लेके जाना है उसको, हायर एक्साइटेड स्टेट में, आई नीड द एनर्जी 12.09. ग्राउंड स्टेट से फोर्थ पे लेके जाना है, देन मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. बट आई कैन सी कि इतनी एनर्जी के लिए जो मेरे को लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मिला है, उसमें मेरे दो एक्साइटेशन हो सकते हैं. या तो इलेक्ट्रॉन मेरा 1 से 2 पे जा सकता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो लेसर देन दिस, ठीक है. या फिर मेरा 1 से 3 पे जा सकता है, दिस इज ऑल्सो लेसर देन दिस, ठीक है. तो हाइड्रोजन कैन एब्जॉर्ब एंड गेट एक्साइटेड, ठीक है. तो नाउ केस 1 देखते हैं. केस 1 में है when your electron, when the atom will get excited and the electron will go from 1 से सेकेंड स्टेट, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी यूज़ कितनी हो गई आपकी? 10.02. इसमें से 10.02 यूज़ हो गई एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो होगी आपकी 10.02 तो इसमें यूज़ हो गई, और जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो बची होगी दैट इज़ इसमें से 10.02 तो आपकी ये एक्साइटेशन के लिए हो गई 1 से 2 पे, और जो बाकी एनर्जी जो कितनी होगी आपकी, दैट इज़ रेस्ट ऑफ द एनर्जी 14.3 दैट इज़ बीन यूज एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर, ठीक है. तो ऑब्वियसली यहाँ से इनिशियल एनर्जी भी होगी, तो आपकी इनिशियल में से सो योर दिस मच. Now this formula is right. Actually this formula is right. There's no problem in this formula. So बिकॉज यहाँ पे क्या होगा ना, इससे और समझ में आ जाएगा वाई दिस फॉर्मूला इज़ राइट. बिकॉज हमारे पास टोटल एनर्जी तो थी, बिकॉज वी आर हैविंग काफ़ी क्वेश्चन है हमारे. सो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे तो ये वाली एनर्जी तो यूज़ हो गई हमारी, तो दिस मच एनर्जी इफ इट्स बीन यूज, तो बाकी जितनी भी एनर्जी बचेगी, तो हमारे पास एनर्जी तो टोटल इनिशियल एनर्जी ये थी ना, तो इसमें से हमारी जो एनर्जी दिस मच एनर्जी इज़ बीन रिक्वायर्ड, ठीक है. जब हम देख रहे हैं हमारा N1 से 2 की तरफ जा रहा है, दिस मच एनर्जी इज़ बीन रिक्वायर्ड टू एक्साइट माई एटम, ठीक है. तो उसके बाद जितनी एनर्जी बचेगी, दैट मीन्स 10.2 के बाद जितनी एनर्जी बचेगी, दैट इज़ व्हाट इज़ बीन यूज एज अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. जो कि हम लोग अभी तक देख रहे थे कि बिकॉज इसमें भी अगर हम देखें तो दिस मच इज़ द लॉस इन एनर्जी, तो ये एनर्जी आपका एक्साइट करेगा आपका, ठीक है, प्लस जो होगी हमारी वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी. और बाकी की जो ऑलरेडी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो इसकी जो बाकी एनर्जी होगी, दैट विल ऑल्सो बी गॉन टू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. इसकी जो इनिशियल एनर्जी थी हमारी ये थी ना, टोटल एनर्जी सपोज वी टेक काइनेटिक एनर्जी KI थी, तो इसमें से हाफ मेरी हो गई KI/2 और ये हो गई KI/2, ठीक है. ये मेरा मैक्स परफेक्टली इलास्टिक में मेरा लॉस हो गई इतनी, और ये अभी मेंटेन्ड है, विच इज़ गोइंग टू गिव द काइनेटिक एनर्जी टू योर न्यूट्रॉन एंड योर हाइड्रोजन एटम, ठीक है. इसने काइनेटिक एनर्जी देगा. अब इसमें से भी जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है, या तो ये एक्साइटेशन के लिए यूज़ होगी, एक्साइटेशन के लिए यूज़ होगी, एंड प्लस एक्साइटेशन में जितनी यूज होगी उसके बाद जितनी बचेगी, दैट इज़ अगेन इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर न्यूट्रॉन एंड योर हाइड्रोजन, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन की ये दोनों ऐड अप हो जाएंगी, और बाकी की मेरी एक्साइटेशन में चली जाएगी, ठीक है. सो दिस फॉर्मूला इज़ राइट, सो देयर इज़ नो चेंज इन द फॉर्मूला, ठीक है. तो यहाँ से और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी कि लॉस एनर्जी से हमने देखा कि हमारे पास लॉस एनर्जी इतनी आया है, इससे हम 2 एक्साइटेशन हो सकती थी हमारी, ठीक है. तो हमने पहली एक्साइटेशन करके देखी 10.2, जो इतनी एक्साइटेशन के बाद जो एनर्जी बची मेरी 14.3, दैट इज़ बीन यूज्ड एज अ
काइनेटिक एनर्जी फॉर माई, दिस इज़ फॉर द न्यूट्रॉन एंड फॉर द हाइड्रोजन, ठीक है. सो विल गेट फ्रॉम देयर यूजिंग दिस वैल्यूज़. और फर्स्ट अनदर वैल्यू इज़ योर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो. इनिशियल आपकी मोमेंटम थी mv, फाइनल इफ फाइनल इट इज़ मूविंग. सो हियर दे आर नॉट, दे बोथ आर नॉट मूविंग विद सेम वेलोसिटीज, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है, इट इज़ जस्ट द इलास्टिक कोलिजन, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे आपकी परफेक्टली इलास्टिक होती कि मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाती है. दैट मीन्स 12.25 पूरी की पूरी यूज़ हो जाती है, 12.25 पूरी की पूरी यूज़ हो जाती है. बट हमने कितनी यूज़ करी है, तो दैट मीन्स आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल नॉट बी v/2 जो हमने लास्ट केस में देखी थी मैक्सिमम में. तो यहाँ पे काइनेटिक, यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी होगी फॉर योर न्यूट्रॉन एंड फॉर योर हाइड्रोजन विल बी डिफरेंट, ठीक है. तो विल टेक, आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो. इनिशियल मोमेंटम कितनी थी आपकी 20 mv, और फाइनल मोमेंटम हो गई m इंटू v1 प्लस m इंटू v2. तो यहाँ से एक आपकी इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू v1 प्लस v2. सेकेंड इक्वेशन आपकी यहाँ से आ गई, ठीक है. सेकेंड इक्वेशन वी गॉट इट 14.3 दैट इज इक्वल टू दिस मच काइनेटिक एनर्जी विल बी, दिस मच एनर्जी विल बी लेफ्ट एंड दिस विल बी यूज एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई न्यूट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई प्रोटॉन, ठीक है. ये दो इक्वेशन आ जाएगी. इन दिस इक्वेशन इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वेलोसिटीज, ठीक है. नाउ केस नंबर 2 कॉलिजन हो गया हमारा. व्हेन वी एक्साइट द एटम फ्रॉम 1 to 3, ठीक है. जब हमारा इलेक्ट्रॉन 1 से 3 में चला गया तो दिस मच एनर्जी इज बीन यूज. नाउ दिस मच एनर्जी इज बीन यूज. सो नाउ आपकी टोटल एनर्जी ये थी, इसमें से ये वाली एनर्जी यूज़ हो गई 12.09. बाकी जितनी भी एनर्जी बची आपकी दैट इज़ बीन यूज एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर न्यूट्रॉन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर हाइड्रोजन एटम, ठीक है. तो इट इज़ मूविंग विद v1, इट इज़ मूविंग विद v2, ठीक है. बिकॉज इट इज़ नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इट इज़ अ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है. अगर ये पूरी की पूरी एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी यूज़ होता मेरा, ठीक है, इफ़ दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज 12.09 देन पूरा का पूरा यूज़ हो जाता, देन दिस केस 2 विल बी योर परफेक्टली इलास्टिक. बट हेयर again your energy, full energy will not be utilized. Part of the energy is being utilized as excitation and rest of the energy will be given back as a kinetic energy, ठीक है. तो total kinetic energy will be this much and this will be equal to kinetic energy of your neutron and the kinetic energy of your hydrogen atom. Another equation you get it from conservation of linear momentum. Now दो equation है, दो unknown है, you can solve it, ठीक है. So these are the two cases of our collision, ठीक है. अब next collision case देखते हैं. We have ample amount of the questions left. चलो देखते हैं कितना हो जाता है. विल सी 15 मोर मिनट्स देखते हैं. 15 मोर मिनट्स में कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, और अदरवाइज विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में वी हैव टू स्टार्ट विद द एक्स-रेज आई वाज थिंकिंग. चलो देखते हैं. So we'll see this next question in the figure. What type of collision can be possible if आपके पास K दे रखी है आपकी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 14 EV, 20 EV, 20.4 EV, 22 EV और 24.18 EV दे रखी है. तो वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है. आपको न्यूट्रॉन दे रखा है एंड योर न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जीज दे रखी हैं सारी, और हाइड्रोजन एटम इज रेस्ट इन द ग्राउंड स्टेट एंड इट इज़ फ्री टू मूव, ठीक है. सो विल फर्स्ट कैलकुलेट द लॉस एनर्जी, ठीक है. तो मैक्सिमम लॉस एनर्जी इन ईच केस वी कैन फाइंड आउट. इस सारे केसेस में मैक्सिमम लॉस एनर्जी देख लेते हैं, और हाइड्रोजन की हम एक्साइटेड स्टेट में देख लेते हैं कितनी कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है. तो हाइड्रोजन एज पर द बोर एनर्जी लेवल में जो था, हाइड्रोजन के लिए एक्साइटेड एनर्जी कितनी चाहिए होती है आपकी. तो फर्स्ट में ये चाहिए 10.2, वो N1 से N2 के लिए आपको चाहिए. ग्राउंड से फर्स्ट के लिए 10.2, ग्राउंड से थर्ड के लिए चाहिए 12.09, और ग्राउंड से आपको एनाइज करना है तो आपको 13.6 चाहिए, ठीक है. सो दैट इज़ द आपकी डेल्टा E of excitation energy of your hydrogen atom, ठीक है. Now as per the Newtonian mechanics, minimum loss कितना होगा when you are having the elastic collision, that is your minimum loss, that is your zero, ठीक है. जीरो लॉस हो रहा है आपका. जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर विद योर हाइड्रोजन एटम एंड द न्यूट्रॉन, ठीक है. ये दोनों मेरे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से आ रहे हैं, दोनों के पास भी सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी. देयर विल नॉट बी एनी लॉस. लॉस किस केस में होगा, जब ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी इट विल लूज सम एनर्जी, और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, और जो बाकी की एनर्जी बचेगी देन हाइड्रोजन विल बी मूविंग विद सम काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड न्यूट्रॉन विल बी मूविंग विद सम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है. देन इन दैट केस देयर विल बी अ एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो मिनिमम लॉस कितना होता है, जीरो, वेयर
all kinetic energy will be the kinetic energy only. Maximum loss will be your perfectly inelastic, ठीक है. Maximum loss will be perfectly inelastic when they both will be moving with the same velocity, ठीक है. That is the case of our perfectly inelastic. The conservation of mechanical energy, conservation of linear momentum लगाते हैं, that is initial for perfectly inelastic. So conservation of linear momentum होगा यहाँ पे, linear momentum, ठीक है. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया. इनिशियली इट इज़ मूविंग विथ एम वी नॉट और फाइनल हो जाएगी इसकी 2m इंटू सेम, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी विल बी दिस. नाउ इफ यू सी द काइनेटिक एनर्जी लॉस कम्स आउट टू बी इक्वल टू k/2, ठीक है. दैट इज द मैक्सिमम लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. अब हर केस में देख लेते हैं कितना कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है. तो पहले वाले केस में मैक्सिमम मिनिमम लॉस विल बी 0, मैक्सिमम लॉस विल बी k/2, ठीक है. दिस इज द लॉस इन एनर्जी, ठीक है. सो मिनिमम पहले वाले केस में हम देखें डेल्टा के विल बी, मिनिमम लॉस विल बी 0, मैक्सिमम लॉस विल बी दिस. अब आपको एनर्जी कितनी चाहिए टू एक्साइटेशन, 10.2 तो मिनिमम चाहिए. तो यहाँ पे तो ये मिनिमम प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा. सो देयर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी. तो कोलिजन विल बी टोटली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, ठीक है. सेकेंड केस देखते हैं 20.04. 20.04 में आपकी आ रही है 10.2. सो दैट मीन्स जो लॉस इन एनर्जी आ रही है आपकी, मैक्सिमम लॉस एनर्जी 10.2 आ रही है. नाउ दिस 10.2 विल बी कम्प्लीटली यूटिलाइज टू एक्साइटेड, ठीक है. इसको एक्साइट करने के लिए हो जाएगा 1 n इज इक्वल टू 1 से 2 तक एक्साइट करने के लिए यूज हो जाएगी, ठीक है. देन इन दैट केस दे विल नॉट बी एनी, so in that case it is a they both will be this is a perfectly inelastic collision, ठीक है. they both will be moving now. After this they both will be moving with the same velocity, ठीक है. after this they both will be moving with the same velocity. so it is a so in this case scenario जो दो हो सकते थे. एक तो कि it is going to give the complete परफेक्टली इनलास्टिक, दैट इज मैक्सिमम लॉस हो रहा है इसमें, ठीक है. 10.2 पूरा का पूरा जो लॉस हो रहा है दैट इज बीन यूज एज ए एक्साइटेशन ऑफ योर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n1 से n2, ठीक है. सो दैट इज परफेक्टली इनलास्टिक, ठीक है. और सेकेंड इज कि अगर आपकी कोई लॉस इन एनर्जी नहीं हो रहा, ठीक है, इफ द जीरो लॉस एनर्जी देन द केस इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है. थर्ड देखते हैं जब हमारा 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी हो गई आपकी मिनिमम एनर्जी 0, मैक्सिमम एनर्जी इज दिस, ठीक है. अगर आपका लॉस 0 है तो दैट इज़ अ केस ऑफ योर परफेक्टली इलास्टिक. अगर आपका मैक्सिमम लॉस हो रहा है 11 तो इन दैट केस एटम इज गोइंग टू गेट एक्साइटेड, ठीक है, फ्रॉम n1 से n2 तक एक्साइट हो जाएगा. तो इसमें से 11 में से 10.02 यूज़ हो जाएगी एंड रेस्ट विल बी यूज्ड एज काइनेटिक एनर्जी प्लस जो हमारी k इनिशियल बाई 2 जो थी प्लस दिस और ki/2 माइनस 10.2 जो यूज़ हो जाएगी. दैट ये दोनों एडअप होके दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो लॉस एनर्जी में से आपके लॉस एनर्जी ये थी मिनिमम, उसमें से इतनी तो यूज़ हो गई आपकी एक्साइटेशन में. बाकी जो 0.8 बची प्लस जो 11 आपकी ऑलरेडी थी पहले, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन हो जाएगी. बट दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ योर इनलास्टिक कोलिजन, दिस इज़ नॉट परफेक्ट बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी विल बी डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट में क्या है 24.8. सो अगर हमारा 24.8 है दैट मीन्स आपकी दिस योर एनर्जी मिनिमम विल बी 0, मैक्सिमम विल बी 12.9. तो आपकी दिस ऑल्सो कैन डू द एक्साइटेशन और ये भी एक्साइटेशन हो जाएगा. तो अगर आपका एक्साइटेशन यहाँ से यहाँ पे हो रहा है 1 से 2 में हो रहा है देन इन दैट केस इट इज़ अ परफेक्ट, देन इन दैट केस इट इज़ एन इनलास्टिक कोलिजन. और आप बिकॉज आपकी यहाँ पे 12.09 मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा ना, पार्ट ऑफ एनर्जी इज बीन लॉस्ट, ठीक है. तो देन इन दैट केस दिस इज 1 से 2 में अगर जा रहा है तो इट इज़ एन इनलास्टिक कोलिजन. अगर 1 से 3 में एक्साइटेशन हो रहा है तो दैट मीन्स ऑल योर लॉस विल बी यूटिलाइज इन द एक्साइटेशन, देन इन दैट केस इट इज़ अ परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, ठीक है. सो दैट इज दिस इज देयर इन दिस क्वेश्चन. नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, an hydrogen atom is in the ground state, is moving with the initial kinetic energy k. It collides head on with the helium ion in the ground state and kept rest, but it is free to move, ठीक है. Find the minimum value of the kinetic energy so that both the particle can excite to their first excited state. तो we have to find out the minimum kinetic energy निकालनी है when they so that both particle can excite to their first excited state, ठीक है. हाइड्रोजन एंड हीलियम both should excite to their first excited state. तो we have to see that much is the minimum energy. So आपकी जो मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू योर मैक्सिमम लॉस एनर्जी कितनी होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ, एंड दैट शुड बी इक्वल टू योर एक्साइटेड स्टेट n1 से n2 फॉर योर हाइड्रोजन एंड द हीलियम लाइक एटम. तो हम एनर्जी लॉस इन कोलिजन निकालते हैं फॉर द हाइड्रोजन एंड दैट शुड बी इक्वल टू योर एक्साइटेशन, ठीक है. टू एक्साइट योर हाइड्रोजन एंड हीलियम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट इज n इज इक्वल टू 2. मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए आपको यहाँ से हाइड्रोजन के लिए कितनी चाहिए 10.2, ठीक है, और हीलियम के लिए कितनी चाहिए आपको 14.8, ठीक है. यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू -13.6 इंटू z² बाई
जेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। तो यू जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, ठीक है, एनर्जी में, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। हाँ, सो हीलियम में आपको कितनी आ जाएगी, एनर्जी के लेवल्स कितने आ जाएंगे, दैट इज़ हीलियम की एनर्जी लेवल आप लिख सकते हो, दैट इज़ -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। जेड की वैल्यू डाल दो 4, ठीक है। तो इसमें जो पहली एनर्जी लेवल आ जाएगा आपका एन की वैल्यू 2 पे कितना एनर्जी लेवल आ जाएगा, दैट इज़ इनिशियल एनर्जी लेवल एन की वैल्यू 1 के लिए ले लो, एन की वैल्यू 2 के लिए ले लो, और इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट कम्स आउट टू बी फर्स्ट, सो n इज इक्वल टू 1 के लिए ले लो और n इज इक्वल टू 2 के लिए ले लो। इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस आएगा दैट इज़ योर फर्स्ट एनर्जी डिफरेंस कम्स आउट टू बी 40.8, ठीक है। तो दैट इज़ अ 40.8 इज़ द फर्स्ट एनर्जी डिफरेंस n1, ये n1 से n2 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे n1 से n1 को 0 दे रखा है, n1 से n2 को n1 से अगर n1 में ही है तो 0 एनर्जी चाहिए, ठीक है। n1 से n2 के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2। सेम वे हीलियम में n1 से n1 में रहेगा तो 0 एनर्जी, n1 से n2 जाएगा दैट मीन्स 40.8। तो आपको टोटल एनर्जी कितनी चाहिए होगी, दिस प्लस दिस, ठीक है। दिस मच इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, 10.2 प्लस 40.8, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, सो दैट it is so that both of them will be in their first excited state, ठीक है। so that both of them will be their first excited state. Now we have to see कि this much should be equal to the energy loss, ठीक है। जो energy loss होगा हमारा आफ्टर कोलिजन, दिस मच शुड बी इक्वल टू एट द एनर्जी लॉस। अब एनर्जी लॉस निकालते हैं, एनर्जी लॉस के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो विल टेक इट मैक्सिमम टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ के कितनी होनी चाहिए। सो विल टेक द मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी, देखते हैं कितना हुआ, मैक्सिमम लॉस कितना हो गया हमारा। तो व्हेन बोथ ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में होता है हमारा, व्हेन बोथ ऑफ देम आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटीज, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज mv0, फाइनल वेलोसिटी इज 4m फॉर द हीलियम एंड इंटू एफ प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। इससे हमारी वेलोसिटी आ गई दैट इज v0/5, ठीक है। बोथ विल बी मूविंग विद v0/5। नाउ विद दिस वेलोसिटी वी कैन फाइंड आउट द चेंज इन आवर काइनेटिक एनर्जी और द डेल्टा के, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी योर हाफ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी योर हाफ 5m इंटू दिस v0/5 का होल स्क्वायर, दैट विल बी k/5। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वॉज k, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज दिस, लॉस विल बी 4k/5, ठीक है। दिस विल बी द लॉस, 4k/5 इज द एनर्जी लॉस यू आर हैविंग. Now we have to find out the kinetic energy, minimum kinetic energy required, so that we'll be having, so now this complete loss will be used for this, ठीक है. परफेक्ट इलास्टिक में था होता है ना हमारा पूरा का पूरा यूज हो जाता है, ठीक है, when they both are moving with the same velocity. So now this loss will be used to excite the hydrogen and the helium to their first excited state. So we can write it down 4k/5 that will be equal to 51. यहाँ से आपके k की वैल्यू आ जाएगी, k comes out to be equal to 63.75, ठीक है. तो that is the minimum kinetic energy required to excite hydrogen and helium in their first excited states. ठीक है. We'll see this one last question and rest we'll cover up in the next lecture में देखेंगे. So next में क्या कह रहा है मेरा, a neutron of energy 4.6 mega electron volt collide elastically with the proton and it's retarded, assuming, तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, so there is no loss in energy. No loss in energy means मतलब कि यहाँ पे एक्साइटेशन नहीं हो रहा मेरा for your न्यूट्रॉन ऑफ, सो यहाँ पे कोलाइड इलास्टिकली विद द प्रोटॉन, तो यहाँ पे एटम है ही नहीं, ठीक है. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में हमारा कोलिजन हो रहा है, तो देर इज़ नो सच काइंड ऑफ अ थिंग काइंड आपका कि इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, देर इज़ नो सच थिंग हियर. तो यहाँ पे सिंपल आपका कोलिजन की इज इलास्टिक कोलिजन है. तो एज्यूमिंग दैट अपॉन कोलिजन assuming that upon each collision the neutron is deflected by 45 degree, find the number of collision which will reduce the energy to this. तो we have to find out the difference in energy, ठीक है. we have to find out कि पहले collision के बाद कितना energy कम हुई, and then we will see कि इतनी energy यहाँ से यहाँ तक एनर्जी पहुँचने में कितना टाइम लग गया, ठीक है. ये इनिशियल एनर्जी के साथ आ रहा है. विल सी के पहले कोलिजन के बाद कितनी एनर्जी लूज़ हुई, ये यहाँ से लूज़ होकर कुछ ई एनर्जी आई होगी, फिर लूज़ होकर फिर E1 आई होगी, फिर लूज़ होकर फिर E2 आई होगी, एंड दिस ये लूज़ होकर फाइनल एनर्जी ये 0.23 कितनी देर बाद कितने कोलिजन के बाद पहुँचा, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पहले कोलिजन में निकालते हैं कितना एनर्जी लॉस हुआ.
ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में ही, एनर्जी की टर्म्स में ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। एंड हमारे पास डिफ्लेक्शन दे रखी है, तो विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम देखते हैं कि फाइनली इट इज़ मूविंग, आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर न्यूट्रॉन इज दिस, प्रोटॉन इज एट रेस्ट, फाइनली न्यूट्रॉन इज मूविंग विद K1 काइनेटिक एनर्जी एंड प्रोटॉन इज मूविंग विद K2 काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे आपका जो न्यूट्रॉन है दैट इज इट्स बीन गिवन 45 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। इसका विल डोंट नो, वील टेक इट एज अ थीटा, ठीक है। नाउ आपकी जो इनिशियल वर्टिकल में वाई डायरेक्शन में जो लीनियर मोमेंटम थी दैट विल बी जीरो, तो फाइनली भी जीरो होनी चाहिए। दैट मीन्स दिस लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू दिस लीनियर मोमेंटम, प्रोटॉन की जो वर्टिकल वाई डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम है और न्यूट्रॉन की वाई डायरेक्शन में और जो प्रोटॉन की वाई डायरेक्शन में, दैट शुड बी इक्वल, ठीक है। देन ओनली हमारा इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो हम इन दोनों की वर्टिकल मोमेंटम इक्वेट करते हैं, तो इसकी वर्टिकल मोमेंटम कम्स आउट टू बी इक्वल टू, मोमेंटम को एनर्जी की टर्म्स में लिखते हैं, दैट इज दिस मोमेंटम विल बी P1 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू P2 साइन थीटा, ठीक है। तो P1 को कितना लिख सकते हैं हम, रूट एम K1 साइन 45 इज इक्वल टू रूट एम K2 साइन थीटा, ठीक है। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वी कैन राइट इट डाउन हॉरिजॉन्टल में आपकी इनिशियल मोमेंटम कितनी थी, 2m K0 इज इक्वल टू, इन दोनों की ले लेंगे, दैट इज 2m K1 कॉस 45, 2m K2 कॉस थीटा, ठीक है। नाउ अगर हम इसको इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, वी स्क्वायर देम बिकॉज दिस टर्म विल बी कैंसल आउट, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा विल बी कैंसल आउट, तो इसको स्क्वायर करके ऐड अप करेंगे तो विल गेट दिस रिलेशन K2 इज इक्वल टू K1 प्लस K0 माइनस रूट 2 K0 K1, ठीक है। दिस वी आर गोइंग टू गेट। नाउ वील अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं तो आपकी K2 विल बी योर K0 माइनस K1, ठीक है, बिकॉज द कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन है हमारा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस इफ यू पुट K2 की वैल्यू अगर यहाँ पे डाल दो K0 प्लस K1, K0 माइनस K1, तो K0 से K0 कैंसिल हो जाएगा आपका, एंड हेयर यू विल गेट द रिलेशन K1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू K0 बाई 2, ठीक है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द K1 इज इक्वल टू K0 बाई 2। सो दैट मीन्स आपकी पहले कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ होता जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स आपका इनिशियल Kn के बाद कितना हो जाएगा, दैट इज K0 डिवाइड बाई 2 रेज़्ड टू पावर n, ठीक है। n की वैल्यू 1 का मतलब पहले कोलिजन के बाद आपकी K0 बाई 2 हो गई, ठीक है। दूसरे कोलिजन के बाद आपकी हो जाएगी K0 बाई 4 हो जाएगी, 2 स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। फिर कितनी हो जाएगी K0 बाई 2 क्यूब हो जाएगी। तो इस तरीके से रिड्यूस होती जा रही है और फाइनली वैल्यू कितनी हो रही है आपकी ये, तो वी कैन राइट इट डाउन, दिस इज द फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल K0 4.6 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 1/2 रेज़्ड टू पावर n, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू बी n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 24, ठीक है। राइट, सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। अब वी आर हैविंग सम क्वेश्चंस लेफ्ट ऑन दिस एटॉमिक कोलिजन, तो विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं 2-3 क्वेश्चन इन दिस, प्लस विल सी वन मोर बोर्स को क्लोज करेंगे, विल सी द व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड व्हाट आर द things that with the Bohr's atomic model we could not able to explain certain phenomena, so we'll see some drawbacks of Bohr, ठीक है, in the next lecture, or we'll start with our X-rays in the next lecture, ठीक है, because atomic collision कर लिया हमने, atomic collision का ही conclusion होता है हमारा, next thing which you are going to see the X-rays only, ठीक है। So मिलते हैं next lecture में, all right, thank you।